Good morning, students. Welcome to this class of Environmental Studies. पारिस्थितिक तंत्र की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशल वर्क। इससे पहले इकोलॉजी पर 3 सेशंस हम लोग शेयर कर चुके हैं। आज के सेशन को विशेष रूप से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने तैयार किया है, जिससे वो भी इस इकोलॉजी को या पारिस्थितिक तंत्र को समझ पाएं। बहुत सरल विषय है पारिस्थितिक तंत्र, और बहुत से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। एजी टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया था, जिसके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय व अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। तो हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय व अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। तो ऐसी पारिस्थितिकीय अवस्था जिसमें जैव और अजैव घटकों के बीच आपसी क्रिया हो रही हो तथा पारिस्थितिक तंत्र सभी परिवर्तनों के साथ पूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में रहता हो, होम्योस्टेसिस कहलाती है। ठीक है मैन, जब इक्विलिब्रियम हो, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, चाहे जैव या अजैव, उनके बीच में समन्वय हो, संतुलन हो, इक्विलिब्रियम हो, तो ऐसी अवस्था को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ओडम के विषय में अपनी इकोलॉजी की 2nd क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओडम ने 1963 में पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए कुछ जानकारी दी थी। कई बार प्रश्न आता है कि ओडम ने किस वर्ष में पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया, किस वर्ष उन्होंने अपनी जानकारी दी। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के लिए ज़रूरी है कि जो वर्ष आपको मेंशन किए जा रहे हैं वहाँ पर उसको भी आप ध्यान में रखें। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक व अजैविक घटक एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा तथा रासायनिक प्रभावों के निरंतर प्रवाह से तंत्र को कार्यात्मक गतिशील बनाए रखते हैं, और इस तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। 2-3 चीजें अगर देखें तो इस परिभाषा में कही हैं। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र आधारभूत इकाई है। दूसरा, जैविक व अजैविक घटक इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तीसरा, ये प्रभाव वो पारस्परिक अनुक्रिया से डालते हैं। चौथा, ऊर्जा तथा रासायनिक प्रभावों के निरंतर प्रवाह से प्रभाव डाला जाता है। चौथा,
कार्यात्मक गतिशीलता निरंतर बनी रहती है। और 5वां, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। तो एक छोटी सी परिभाषा है, पर इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है। यह समझने योग्य बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं हो सकती। जल की एक बूंद से महासागर तक, गमले में भरी मृदा से लेकर संपूर्ण पृथ्वी तक को पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। आइए अब हम इस सारणी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जीवीय घटक तथा अजीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जीवीय घटकों या बायोटिक कंपोनेंट्स को कुछ कैटेगरीज में पुनः विभक्त किया जा सकता है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को फिर कई श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और शीर्ष मांसाहारी। कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कंज्यूमर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर एंड टॉप कार्निवोर्स। तीसरी श्रेणी अपघटकों की होती है। डिटेल में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे, पर पहले देखते हैं अजीवीय घटक कौन कौन से हैं। अजीवीय घटकों को भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, तत्व, गैसें इत्यादि। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, जीवांश तथा यूरिया। तथा भौतिक तथा जलजीवीय घटक जैसे प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी या आर्द्रता इत्यादि। जीवीय घटकों के विषय में थोड़ा सा और हम विवरण प्राप्त करते हैं। जीवीय घटक होते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। इस क्रिया में पौधों से ऑक्सीजन निकलकर वातावरण में मिलती है, जो जीवधारियों के श्वसन के काम आती है। पारिस्थितिकी तंत्र में इनका प्रमुख स्थान है। इस घटक में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां एवं प्राणी आते हैं। भोजन प्राप्त करने की विधि के अनुसार इस घटक को फिर कई कैटेगरीज में, 3 प्रमुख कैटेगरीज में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले स्वपोषित अथवा उत्पादक, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। ये हरे सजीव सदस्य पौधे होते हैं जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जटिल पदार्थ भोजन के रूप में निर्माण करने में सक्षम होते हैं और इसी कारण इन्हें स्वपोषित कहते हैं। ये जीव प्रमुख रूप से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसके लिए इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है। इस प्रकार के घटक उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये उत्पादित खाद्य पदार्थों का विभिन्न प्रकार से संचय भी करते हैं। यही संचित खाद्य पदार्थ सभी प्रकार के जीवों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन का स्रोत होता है। फिर सेकंड कैटेगरी है परपोषित घटकों की। इस घटक के सदस्यों में पर्ण रहित के अभाव के कारण भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन्हें हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, उपभोक्ता भी कहते हैं। ये उपभोक्ता
उत्पादकों द्वारा उत्पादित या संचित भोजन का उपयोग करते हैं। उपभोक्ताओं को जैसा हम देख रहे हैं 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर अर्थात उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। अतः ये मुख्य रूप से शाकाहारी या हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि चूहा, कीट, बकरी, गाय, खरगोश, हिरण इत्यादि। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सांप, मेंढक इत्यादि। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या टेरिटरी कंज्यूमर्स वे जीव होते हैं जो मांसाहारी प्राणियों अर्थात द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं का भक्षण करें, वे तृतीय श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। ये सर्वाहारी व शाकाहारी का भी भक्षण कर लेते हैं। ये वे जीव हैं जो अन्य जीवों का तो भक्षण कर लेते हैं, किंतु इन्हें कोई भी प्राणी नहीं खा सकता। अतः इन्हें शीर्ष उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। उदाहरणार्थ चीता, शेर, बाज, गिद्ध इत्यादि। तो आपको समझ आया, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो इन दोनों पर निर्भर करते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं करता है, इन्हें कोई नहीं खाता है, इनसे कोई अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है जनरली। एंड अब हम बात करते हैं अपघटकों की या डीकम्पोजर्स की। अपघटक वे मृतपोषी कवक या जीवाणु होते हैं जो जीवों के मरने पर उनके मृत शरीरों व शरीर के अवशेषों को अपघटित या डीकम्पोज करके उनके अवयवों को फिर से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि खनिज तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार भोजन को जिसे प्राथमिक रूप से उत्पादकों ने संचित किया था, अन्य उपभोक्ताओं ने प्रयोग किया, उसे वापस वातावरण में लौटाने का कार्य अपघटक ही करते हैं। अतः पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित संचालन के लिए अपघटकों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उत्पादकों की या उपभोक्ताओं की। अपघटन प्रक्रिया के समय अति संक्षिप्त मात्रा में कुछ कार्बनिक पदार्थों को ये सूक्ष्म जीव अपने भोजन के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज लवण व अन्य कच्ची सामग्री के पुनः चक्रण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रॉ मटेरियल के रिसाइकलिंग का इम्पॉर्टेंट वर्क अपघटकों के द्वारा या डीकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं अजीवीय घटकों की या एबायोटिक कंपोनेंट्स की। अजीवीय घटकों को हम अकार्बनिक पदार्थों में विभक्त करते हैं जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस तथा जल इत्यादि आते हैं। वातावरण में इन सब के अपने अपने चक्र होते हैं। दूसरी कैटेगरी है कार्बनिक पदार्थों की, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एवं लिपिड्स, जो जीवीय अंश को अजीवीय अंश से जोड़ता है। और तीसरी कैटेगरी है भौतिक तथा जलजीवीय घटकों की, जैसे ताप, जल, वायु इत्यादि। पारिस्थितिकी तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि खनिज पदार्थों का परिभ्रमण या सर्कुलेशन लगातार होता रहे। ये मृदा के द्वारा जीविक कारकों में प्रवेश पाते हैं और पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु व गलने पर फिर से मृदा व वायुमंडल में मिल जाते हैं।
पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही से तत्व आवश्यक हैं, परंतु 6 तत्व क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो अब एक बार शॉर्ट में रिव्यू करते हैं हमने जो अभी तक डिस्कशन किया। हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका चक्र इस प्रकार है कि उसमें इस विश्व का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरीके से सम्मिलित होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में विभक्त करते हैं। जिनमें प्राण होते हैं उन्हें जीवीय घटक कहते हैं, और जिनमें प्राण नहीं होते हैं उन्हें अजीवीय घटक कहते हैं। जीवीय घटकों को फिर 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। उत्पादक या हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से क्लोरोफिल नामक अपना जो एक पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं हरे पत्ते वाले पौधे, और उससे अपना ये भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषित भी कहा जाता है या उत्पादक कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी के जो जीवीय घटक हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने जीविका के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए उत्पादकों पर या हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ये जो उपभोक्ता है इनको फिर 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में जनरली शाकाहारी प्राणियों को रखा जाता है, जैसे चूहा, कीट, बकरी, गधा, खरगोश इत्यादि। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में मांसाहारी उपभोक्ताओं को रखा जाता है, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप या मेंढक। अब मेंढक को यहाँ दोनों कैटेगरीज में रखा गया, क्योंकि कुछ जीव जो हैं वो सर्वाहारी होते हैं, वो शाकाहार पे भी जी सकते हैं और मांसाहार पर भी जी सकते हैं। मेंढक उस तरह का एक जीव है। तो इस तरह के जीव जो शाकाहार पे भी जी सकते हैं और मांसाहार पे भी जी सकते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में जनरली इस तरह के जीवों को रखा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी इनको कहा जाता है। और फिर आते हैं लास्ट कैटेगरी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, मांसाहारी जिनको कहा जाता है। वो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, शाकाहारी या सर्वाहारी, दोनों तरह के उपभोक्ताओं से ये लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें जनरली टॉप कार्निवोरस भी कहा जाता है, क्योंकि जनरली ये तो सब जीवों का भक्षण कर लेते हैं, लेकिन इनका भक्षण सामान्य तौर पे और कोई नहीं करता है, जैसे चीता है, शेर है, बाज है, चील है, गिद्ध है इत्यादि। तो ये तृतीय श्रेणी के या सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता इनको माना जाता है। अब ये जो जीव हैं ये उत्पादकों के जरिए अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर को डिकम्पोज करके कवन या जीवाणु इस तरह से अपना कार्य करते हैं कि जो उन्होंने पृथ्वी से लिया होता है, जो लवण लिए होते हैं, कच्ची सामग्री ली होती है, उसका पुनः चक्रण ये करते हैं डिकम्पोजर्स या अपघटक या मृतपोषी कवन जीवाणु जो होते हैं। आप देखते हैं कोई जानवर सड़ जाता है तो उसमें ये छोटे छोटे जीवाणु या कवन लग जाते हैं और उसको इस तरह से डिकम्पोज कर देते हैं कि वो जो प्राणी है उसका शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो ये डिकम्पोज करने का कार्य मृतपोषी कवन या जीवाणु करते हैं और इस तरह से पूरा जो साइकिल है चलता रहता है। जीवीय घटकों का, अजीवीय घटकों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त भी की है कि ये जो जीवीय घटक हैं ये अजीवीय घटकों पर भी निर्भर करते हैं। प्रॉपर इनको टेम्परेचर चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, वायु चाहिए होती है, आर्द्रता चाहिए होती है, एंड अकॉर्डिंगली ये सब अपना कार्य करते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों का भी सेवन ये जो जीवीय घटक हैं करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में ये पदार्थ वापस पुनः चक्रण के द्वारा मृदा में या जलवायु में मिलते रहते हैं।
तो ये पूरा का पूरा एक चक्र है, पारिस्थितिकी तंत्र का चक्र है। मुझे आशा है कि इस सेशन के बाद आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके घटक क्या हैं, उनका चक्र क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं और पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं वो किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी एक भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ मैं इस सेशन को विराम देती हूँ। अगले सेशन में हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।